Unacademy. Let's crack it. इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राज व्यवस्था सा, और शासन तथा संविधान। प्रारंभिक परीक्षा आईएएस की जब आप तैयारी करते हैं तो आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, इस शॉर्ट वीडियो में मैं इस बात पर आपसे चर्चा करूंगा। और ये चर्चा आईएएस 2023 का जो नया सिलेबस है या जो नए तरह का पैटर्न पेपर में दिखा है उसके आधार पर मैं आपसे करूंगा। सबसे पहले कि 2023 का जो ये पूरा जो आपका जो क्वेश्चन रहा है, अगर हम लोग उस क्वेश्चन की बात करें, आईएएस 2023 की बात करें, तो आईएएस 2023 में जो इंडियन पॉलिटी प्री का जो सेगमेंट रहा है, इंडियन पॉलिटी जो प्री का जो सेगमेंट रहा है, सबसे पहला लेसन तो ये है कि आप कोई भी शॉर्टकट, किसी भी तरह का जो शॉर्टकट है वो शॉर्टकट इसमें अब नहीं ले सकते हैं। और आपको कुछ बुक्स की रीडिंग अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए करना ही पड़ेगा। तो नो शॉर्टकट। और जब हम लोग ये कहते हैं कि आपको कुछ बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, तो ये बुक्स क्यों पढ़नी पड़ेंगी? क्या मुझे अपने नॉलेज को इनहेंस करने के लिए पढ़नी पड़ेंगी? और क्या वो बुक लक्ष्मीकांत सर की किताब जो है उससे क्या अलग होगी? यस। जब हम किसी ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव बुक या गाइड को पढ़ते हैं जहां पर कंपाइलेशन जो है, एक जगह पर चीजों का आना बहुत क्या है, इंपॉर्टेंस रखता है, तो कई बार क्या होता है कि जो कॉन्सेप्ट या जो अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो अंडरस्टैंडिंग पीछे छूट जाती है। तो जो बच्चे 2024 में, 2025 में, 2026 में यूपीएससी प्री के पॉलिटी के सेक्शन की तैयारी करना चाहते हैं, उनको सबसे पहली बात यह है कि जो एनसीईआरटी है उस एनसीईआरटी को बहुत गौर से पढ़ना चाहिए। और इस एनसीईआरटी में क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है, क्लास 11 की एनसीईआरटी जो भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार, उस एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहां उस एनसीईआरटी में बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्या हैं वो आपको मिलेंगे। तो कक्षा 11 की एनसीईआरटी और कक्षा 11 की जो एनसीईआरटी है भारतीय संविधान सिद्धांत और भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार जो है, ये एनसीईआरटी आपको बहुत ध्यान से 2-3 रीडिंग इसकी लगानी चाहिए। कई बार स्टूडेंट्स मिलते हैं और कहते हैं कि सर एनसीईआरटी में बहुत बेसिक चीजें हैं, क्या मुझे पढ़ने की जरूरत है? तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल आपको पढ़ने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जो कॉन्सेप्चुअल सवाल यूपीएससी पूछ रही है, उस कॉन्सेप्चुअल सवाल तक आप बहुत अच्छे तरीके से आंसर तभी दे सकते हैं जब आप एनसीईआरटी को रीड करें। दूसरा, कि जब आप इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था के सेक्शन की तैयारी करते हैं, तो आप उसमें एक दूसरी चीज भी अपने साथ जोड़ें। दरअसल मेरा सजेशन यहां पर यह है कि आप सुभाष कश्यप की किताब को, जो हमारा संविधान नेशनल बुक ट्रस्ट से प्रकाशित होती है, उस किताब को भी जरूर पढ़ें। बहुत सरल सहज भाषा में लिखी गई किताब है और उस किताब में जो इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके साथ कुछ चीजें क्या है ऐसी बताई गई हैं जो बाकी जगहों पर उतनी सरलता के साथ नहीं बताई गई। इसके अलावा आप इसको बेयर एक्ट के साथ जोड़ लें, तो यहां पर मैं सुभाष कश्यप की जो किताब है उस किताब को भी एटलीस्ट कुछ चैप्टर्स के लिए तो जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप उसको जरूर पढ़ें। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि अभी भी यूपीएससी कई बार जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को डीडी बसु, सुभाष कश्यप, ग्रैनविल आस्टिन, इन बुक से क्या है बनाती है। तो एक तो हमें अपनी नई जो स्ट्रेटजी 2023 के बाद बनानी चाहिए वो कुछ ऐसी किताबों के कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए जिन किताबों में
थोड़ा जो कंसाइज वे में चीजों को बताया गया। इसके साथ आप और भी कुछ अपने रीडिंग लिस्ट में जोड़ सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप इंडियन पॉलिटी को पढ़ना शुरू करते हैं तो कई बार क्या होता है कि जो इंडियन पॉलिटी के की कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी कॉन्सेप्ट्स को आप उतना गौर नहीं करते हैं। जैसे कि क्या सेपरेशन ऑफ पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, और सेपरेशन ऑफ पावर होता क्या है, और सेपरेशन ऑफ पावर डिवीजन ऑफ पावर से कैसे अलग है, संघवाद में डिवीजन ऑफ पावर कैसे होता है, संघवाद कैसे डिवीजन ऑफ पावर पर के सिद्धांत पर आधारित है, फेडरलिज्म क्या होता है। तो यहां पर बच्चों मैं आपसे ये कहूंगा कि कई बार जो मूल अवधारणाएं होती हैं उन मूल अवधारणाओं पर जितना बल देकर चीजों को समझने की कोशिश की जानी चाहिए उतना कई बार हम जानकारी जुटाने के सीक्वेंस में उसको नेग्लेक्ट कर जाते हैं, उसको कम महत्व देते हैं। तो जो भारतीय संविधान की मूल अवधारणाएं हैं उन मूल अवधारणाओं के कॉन्टेक्स्ट में देखें कि शक्तियों के पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो भारतीय संविधान की एक क्या है, मूल अवधारणा है। शक्तियों के पृथक्करण के अलावा भारत का संविधान केवल सेपरेशन ऑफ पावर ही नहीं कर रखता है, वो दरअसल हम लोग ये कह सकते हैं कि शक्तियों का कुछ बिंदुओं पर एकीकरण भी करता है। तो क्या मुझे वो पॉइंट क्या है पता है कि कार्यपालिका और विधायिका का कुछ बिंदुओं पर कुछ चीजों को लेकर एकीकरण है। तो शक्तियों का पृथक्करण इस तरह के, फिर इसी तरह से संघवाद का जो कॉन्सेप्ट है, जो संसदीय वाद का जो कॉन्सेप्ट है, ये जहां भी एनसीईआरटी में मिले या किसी भी स्टैंडर्ड बुक में मिले इसको बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिटी क्या करना चाहिए। जब आप इंडियन पॉलिटी प्री की प्रिपरेशन करते हैं तो कई बार आपको इस चीज पर गौर करना चाहिए कि मूल जो हमारा संविधान है उसके प्रियम्बल में, उसके प्रस्तावना में या उसकी उद्देशिका में जो कॉन्सेप्ट यूज किए गए हैं, जो आइडियल्स हैं, जो गोल्स हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कई बार स्टूडेंट से ये मिस हो जाता है कि वो जानकारी जुटाने के चक्कर में जो समझदारी होनी चाहिए, कुछ टॉपिक्स को रुक कर समझना पड़ता है, उन टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है, वो मिस कर जाते हैं। और इसलिए जब आप प्री की तैयारी करते हैं तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि जो प्रस्तावना या जो उद्देशिका है, प्रस्तावना या उद्देशिका को आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि अगर पूछ दिया जाए कि स्वतंत्रता का आशय क्या है, समानता का आशय क्या है, या फिर न्याय से क्या मतलब है, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से क्या मतलब है, या फिर समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य से क्या मतलब है, पंथ निरपेक्ष से क्या मतलब है, हम भारत के लोग शब्द जो है वो कैसे लोकप्रिय संप्रभुता को व्यक्त करता है, इस संविधान को आत्मार्पित किया गया है, ये कैसे जनता की सर्वोच्चता को निर्धारित करता है, ये बात आपको क्या है बिल्कुल क्लियर हो। इसलिए प्रस्तावना से हमें भारत के संविधान के मूलभूत आदर्शों, प्रस्तावना से हमें भारत के संविधान के मूलभूत मूल्यों का पता लगता है, हमें भारत के संविधान के बुनियादी ढांचे का पता लगता है। तो प्रस्तावना से मूल अवधारणाओं को जोड़कर पढ़िए। फिर इसी तरह से जैसे प्रस्तावना के साथ साथ जो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं, इन नीति निर्देशक तत्व पर आपकी बहुत जबरदस्त तैयारी होनी चाहिए। और प्रारंभिक परीक्षा में आर्टिकल्स देकर अभी भी यूपीएससी ने भले ही 2023 में उस तरह का क्वेश्चन नहीं दिया, लेकिन आप एक लंबा एक सिलसिला क्या है इस सिलसिला पाएंगे। तो प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व, मूल अवधारणाओं को आप स्पष्ट करें। जो एनसीईआरटी बुक है उसको 2-3 बार पढ़ें, उसके साथ सुभाष कश्यप को जोड़ लें। और इसके साथ ही मेरा सजेशन होगा कि अपने पास संविधान का एक बेयर एक्ट रखें और उस बेयर एक्ट से आर्टिकल्स को धीरे धीरे उसका एक अवेयरनेस, उसके बाद एक गहरा एक्विटेंस ये इस्टेब्लिश करें। कई बार बच्चे क्लासेस में पूछते हैं कि सर मुझे आर्टिकल याद नहीं होते,
तो मेरा यही जवाब होता है कि कुछ चीजों को याद करने की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए। जिस कॉलोनी, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, वहां के घरों, वहां के अपने पड़ोसियों को याद करने की हमें जरूरत नहीं होती कि शर्मा जी का घर बगल में था, कि वर्मा जी का घर बगल में था, या फिर हमारे बगल में कौन कौन से किन के मकान थे। तो उसी तरह से जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को आप गो थ्रू करते हैं, तो आपको आर्टिकल्स अगर न्यूज़पेपर में दिखे, अनुच्छेद अगर आपको न्यूज़पेपर में दिखे, तो वो अनुच्छेद आपको, यहाँ जो अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद को आपको क्या है, आपको बेयर एक्ट में जाकर उसको समझने, उसको याद करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि दिल्ली का वास्तविक शासक, या दिल्ली में वास्तविक शक्तियां किसके पास हैं, इसको लेकर एक विवाद चल रहा है। और क्या चीफ मिनिस्टर को जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उनको अपॉइंट करने और उनके ट्रांसफर का पावर है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, चीफ मिनिस्टर को ये सारे पावर्स हैं। लेकिन फिर एक ऑर्डिनेंस इशू किया गया, अध्यादेश जारी किया गया, और ये पावर लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है, एलजी हैं, उनको क्या सक्सेना साहब को दे दिया गया। तो इसका मतलब कि ये पूरा जो एक्सप्लेनेशन है, ये आर्टिकल 239 ए पर क्या है, किया गया है। तो ये जो आर्टिकल 239 ए पर है, ये आपको बेयर एक्ट खोलकर एक बार क्या है, इस पर गौर करना होगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को समझना है कि आर्टिकल याद करने का वो कोई आर्टिफिशियल तरीका नहीं है जो बचपन में आपने, जैसे आपने पहाड़े याद किए। आर्टिकल को याद नहीं करना है, आर्टिकल से अपनी रिश्तेदारी जोड़नी है, अपना एक्विटेंस एस्टैब्लिश करना है। जैसे जिस कॉलोनी में हम रहते हैं, उन कॉलोनीज के घरों के बारे में हमें धीरे धीरे क्या है, पता लग जाता है। वही यहां पर रिश्ता क्या जोड़ना है कि कुछ ऐसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल हैं, जो आर्टिकल आपको याद करने के लिए दिमाग पर बल नहीं देना पड़े कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत, इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट्स, ये जोड़ने की, ये आपको याद करने की जरूरत हो, या फिर नए राज्यों का निर्माण भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 में किया गया है, या फिर राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में है, या फिर कानून के बारे में कि कौन से कानून मूल अधिकार से मैच करते हैं या इनकंसिस्टेंट हैं, ये 13 में है। तो इस तरह से आपको क्या है कि एक गहरा परिचय जो बार बार आप किसी रास्ते से गुजरते हैं, उस गुजरने से होता है, उसको आपको करना है। प्रारंभिक परीक्षा में बच्चों से एक और चीज मिस होती है, और वो चीज क्या मिस होती है कि जो आईएएस प्री है, आईएएस प्री में जो क्वेश्चंस आते हैं, उनकी संख्या चाहे जितनी भी हो, लेकिन ये जो क्वेश्चंस आते हैं, इन क्वेश्चंस को अगर आप देखें तो कुछ क्वेश्चंस तो मूल अवधारणाओं से आते हैं। मूल अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए मैंने अभी आपसे कहा कि आपको प्रस्तावना क्या करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे तरीके से तैयार करनी पड़ेगी, और इसके साथ ही कुछ और चीजों को भी तैयार करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, कुछ क्वेश्चन सीधे तौर पर नीति निर्देशक तत्वों से आते हैं, जो आपके सिलेबस में पब्लिक पॉलिसी का, जो लोक नीति का जो एक टॉपिक है, उस लोक नीति के टॉपिक को पर यूपीएससी अलग से पॉलिसीज नहीं पूछती, बल्कि संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, वहां पर क्वेश्चंस क्या है, उससे पूछ लिए जाते हैं। इसके साथ ही आईएएस प्री के सिलेबस में अधिकार संबंधी मुद्दे जो है, ये आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, और अधिकार संबंधी मुद्दे पर यूपीएससी बहुत भीतर जाकर सवाल पूछने लगी है। जैसे आईएएस 2023 में विधि की सम्यक प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ को पूछा गया। तो यहां पर अधिकार संबंधी मुद्दे में आपको फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार तैयार करने चाहिए। अधिकार संबंधी मुद्दों में केवल मूल अधिकारों को तैयार करने मात्र से ही काम नहीं चलेगा, आपकी ह्यूमन राइट्स पर और उनसे जुड़े हुए जो इश्यूज हैं, उन इश्यूज पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। और इसके साथ ही कुछ सांविधिक अधिकार हैं जो भारत में कानून बनाकर संसद के कानून के द्वारा दिए गए, देयर आर सम स्टैट्यूटरी राइट्स आल्सो। ये जो सांविधिक अधिकार हैं, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सांविधिक अधिकार, फिर राइट टू फूड, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से राइट टू फूड दिया गया।
तो आपको अधिकारों के बारे में ही समझ नहीं होनी चाहिए, अधिकारों से जुड़े हुए इश्यूज को आपको जानना है। कई बार बच्चे जब तैयारी करते हैं तो संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, मूल अधिकार, वो तैयार करके वो अपनी जिम्मेदारी खत्म मानते हैं, लेकिन यहीं पर भूल हो जाती है। और यूपीएससी कई बार मानव अधिकार पर भीतर जाकर सवाल पूछ लेती है, या फिर राइट टू फूड पर, राइट टू इंफॉर्मेशन पर, इस पर भी सवाल जाकर पूछा जा सकता है। तो एक तो यहां पर आपके सिलेबस का ये ऐसा पार्ट है जिसका कवरेज आपको बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए। इसके साथ ही मेंशन है कि आप पंचायती राज भी पढ़ें। तो पंचायती राज को खाना पूर्ति के तरीके से नहीं पढ़ना है, पंचायती राज का ईच एंड एवरी आर्टिकल, प्रत्येक अनुच्छेद और उस अनुच्छेद के भीतर जो धाराएं हैं, उन धाराओं को, उपधाराएं जो हैं, जो क्लॉज हैं, उन क्लॉज को भी आपको तैयार करना है। और पंचायती राज से भी यूपीएससी एक दो क्वेश्चंस क्या है पूछ लेती है। इसके साथ ही बच्चों अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा सिलेबस है, इसमें संविधान और शासन शब्द प्रयोग है। तो गवर्नेंस में आप सचिवालय, इसके साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब क्या है, तो गवर्नेंस के भीतर आपको यहां पर इन चीजों पर गौर करना चाहिए कि आप तमाम जो सचिव हैं, सचिवालय हैं, कार्यालय हैं, उनको तैयार करें। और इसके साथ ही बच्चों यहां पर अगर आप देखेंगे तो पूरे संविधान की बात करें तो प्रमुख संशोधनों के साथ तमाम जो जानकारियां हैं, उन जानकारियों को आपको तैयार करना चाहिए। अगर मेरे विचार ठीक हैं, पर जो एग्जाम के पैटर्न में जो बदलाव हो रहा है, उस बदलाव को ध्यान में रखकर मैं एक व्यापक रणनीति के तहत तैयारी कर रहा हूं, तो ऐसी स्थिति में जो मेरा कार्य होगा वो कार्य भी क्या है, ठीक होगा। और 2023 के आईएएस प्री के पेपर ने इस बात को संकेतित किया कि हमें किसी भी तरह के शॉर्टकट लेने की जरूरत नहीं है, हमें लॉन्ग कट क्या है, हमें बुक रीडिंग, एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज को लगाना, इन सब पर क्या है गौर करना पड़ेगा। और कॉमन सेंस भी हमें अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि इस बार प्रेसिडेंट पर एक सवाल पूछा गया, तो प्रेसिडेंट पर जो सवाल पूछा गया उसमें पर्टिकुलरली 2 स्टेट के वोटिंग वैल्यू के बारे में सवाल पूछा गया। तो कुछ बच्चों ने कहा कि सर ये सवाल किसी किताब में नहीं मिल रहा है। मेरा सीधा सा है कि जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा होगी, उस स्टेट में प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एक विधायक का वोट वैल्यू भी ज्यादा होगा, जैसे यूपी का वोट वैल्यू ज्यादा होगा। और जाहिर सी बात है कि अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, गोवा है, यहां पर वोट वैल्यू कम होगा। अब ये कॉमन सेंस की चीज है, इसके लिए किताब की अगर जरूरत है तो फिर आईएएस की तैयारी का कोई मतलब नहीं है कि हर चीज आपको किताब में क्या है मिलेगी। तो अनअकैडमी मुखर्जी नगर के सेंटर पर जो जीएस का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, उसमें पॉलिटी की इन्हीं बारीकियों को बहुत सहजता के साथ, अमूल मक्खन की तरह पढ़ने के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो आप इस सेंटर पर विजिट करें। इसके साथ ही फाउंडेशन कोर्स के साथ साथ हम लोग जो 4 ऑप्शनल्स यहाँ पर चल रहे, उसमें से किसी भी ऑप्शनल को आप लेकर, एक राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, इतिहास हमारे प्रिय सर रजनीश राज सर इतिहास वैकल्पिक विषय लेंगे, और इसके साथ ही अतुल लोहिया सर लोक प्रशासन, और भूगोल जो वैकल्पिक विषय है वो वैकल्पिक विषय संजीव श्रीवास्तव सर शुरू करेंगे। आप किसी भी विषय के साथ फाउंडेशन कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, और मैं आपको सिर्फ इतना विश्वास दिलाता हूं कि आप 2-3 महीने के ऑन क्लास के प्रोसेस के बाद आप ये समझ पाएंगे कि वाकई जो चीजें पढ़ाई जा रही है उससे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो रहे हैं और आपको कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।